बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में जो कि मैट्रिसेस पे था, उसमें हमने बात की थी मैट्रिसेस के बेसिक ऑपरेशन के बारे में। यानी कि हमने ये सीखा था कि मैट्रिसेस की एडिशन कैसे होती है, मैट्रिक्स एक्चुअली होता क्या है, मैट्रिसेस की एडिशन कैसे होती है, मैट्रिसेस की डिलीशन यानी सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। उसके बाद हमने देखा कि मैट्रिसेस को अगर किसी स्केलर टर्म से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो कैसे मल्टीप्लाई होता है। और उसके अलावा हमने मैट्रिसेस की टाइप्स देखी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। और एंड में हमने मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन देखी जो कि 2 by 2 मैट्रिक्स की थी। आज हम उसी लेक्चर को फर्दर आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन को फर्दर डिटेल में देखेंगे और हम उससे आगे जाएंगे कि अब जो बेसिक पर्पस था हमारा वो ये था कि मैट्रिसेस की एप्लीकेशन की मैंने जब बात की थी तो मैंने कहा था कि नॉर्मली जो हमारी फील्ड से रिलेटेड अगर बात करें तो इक्वेशंस को सॉल्व करने को यानी कि वेरिएबल्स को फाइंड करने के लिए मैट्रिसेस मोस्ट कॉमनली यूज होता है। तो मैट्रिसेस को यूज करते हुए इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो आज हम आज के लेक्चर में देखेंगे। पहले बात करते हैं मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की। The product of two matrices is another matrix. Two matrices A and B must be conformable for multiplication to be possible. That is, the number of columns of A must equal the number of rows of B. यानी कि दो मैट्रिसेस जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो उसका रिजल्ट भी एक मैट्रिक्स ही होगा, कोई टर्म नहीं होगी बल्कि एक मैट्रिक्स होगा जो ए और बी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से एक्चुअली रिजल्ट आएगा। लास्ट क्लास में बात की थी, फर्दर मैं रिपीट कर देता हूं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया ये होगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं दे मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। जब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात की थी तो हमने ये कहा था दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम होगा तो वो ऐड हो सकते हैं और सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में इट्स अ बिट डिफरेंट। मल्टीप्लिकेशन में आपका जो कंसर्न होगा वो पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज होंगे। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनका फर्दर ऑर्डर क्या है। यानी कि पहले मैट्रिक्स में रोज कितनी है और सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम कितनी है ये हमारा कंसर्न नहीं है, वो कितनी भी हो। अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल है तो इसका मतलब मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये है, सिंपल हमारा आंसर ये होगा कि दीज मैट्रिसेस कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड। इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि अगर ये इक्वल नहीं होंगे तो भी कोई फर्दर हमने प्रोसेस में जाना है, बल्कि अगर मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है और पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रो से डिफरेंट है तो we will just answer that these matrices cannot be multiplied. अब यहाँ पे कुछ पहले देख लेते हैं कि क्राइटेरिया, ताकि हमें मेमोराइज हो जाए, उसके बाद हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे। अब ये ऑर्डर दिया हुआ है, यहाँ पे 2 into 1 का मैट्रिक्स बी है और उसको मल्टीप्लाई करना है ए के साथ 4 into 2। तो पहले मैट्रिक्स में जो कॉलम है वो 1 है और सेकंड मैट्रिक्स में जो रो है वो 4 है। दैट मींस नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। तो सिंपल हमारा आंसर होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। सिमिलरली नीचे ए इंटू बी और इनका ऑर्डर दिया हुआ है, 6 into 2 का मैट्रिक्स है और दूसरा मैट्रिक्स जो बी है उसका ऑर्डर 6/3 है।
तो अगेन जो ए में नंबर ऑफ कॉलम है दैट इज 2, बी में नंबर ऑफ रोज इज 6, because the number of column in matrix A is not equal to the number of rows in matrix B, our answer is not possible. That means these matrices cannot be multiplied. Now in the third example, you can see that it's a 2 by 3 matrix, that is it has the order 2 by 3, which means A matrix has 3 columns. Again, if we look into the order of matrix B, it is 3 by 2 matrix, which means it has 3 rows. This means that number of column in A is exactly equal to the number of rows in B. We can say that these matrices can be multiplied. एक और बात याद रखिएगा कि हमारा डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया ये है कि नंबर ऑफ कॉलम इन ए विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी. अगर ये होगा तो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं. अगर आपने ये जानना है मल्टीप्लाई करने से ही पहले ही कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर हमेशा होगा जो ए में नंबर ऑफ रोज थी मल्टीप्लाई बाय बी में जितने कॉलम थे, तो वो उसका हमेशा ऑर्डर होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में का जो प्रोसेस है उसमें करना ये होता है कि आपने पहले मैट्रिक्स की रो को सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और ये 1 बाय 1 प्रोसेस होगा. यानी कि पहले मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और दूसरे मैट्रिक्स में 2 कॉलम है. पहले हमने देखना होता था, पहला हमारा क्राइटेरिया क्या है कि मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता, और उसके लिए जरूरी है कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो टू द सेकंड मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज. तो अगर इस केस में मैं देखूं तो पहले मैट्रिक्स में 1 2 3 कॉलम्स हैं, और सेकंड मैट्रिक्स में 1 2 3 रोज हैं. इसका मतलब number of columns are equal to number of rows, so I can say these matrices can actually be multiplied. अब मल्टीप्लाई होंगे कैसे, उसका तरीकेकार क्या होगा. आपको पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करना है, और आपका जो रिजल्ट आता जाएगा वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का एक एक एलिमेंट आता जाएगा. जब आप पहले मैट्रिक्स की पहली रो को सेकंड मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट अराइज हो जाएगा. और हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि जो नए मैट्रिक्स के अंदर के एलिमेंट होते हैं उनको हम एज्यूम कर रहे हैं कि ए मैट्रिक्स जब बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो सी मैट्रिक्स जनरेट हो रहा है, और उसके जो एलिमेंट हैं वो स्मॉल लेटर से डिनोट होंगे, और ये रो और कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी पोजीशन को एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो सबसे पहले हमने पहली रो को और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, और उसका आंसर हमारा पहला एलिमेंट होगा. अब पहली रो और पहला कॉलम मल्टीप्लाई कैसे होगा, आपने पहली रो के पहले एलिमेंट को दूसरी रो के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, विच इज A11 इंटू B11. फिर आपने पहले रो के दूसरे एलिमेंट को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम को अब ये मल्टीप्लाई करें तो आपने दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, A12 इंटू B21. इसी तरह इसी रो के आखिरी यानी कि थर्ड एलिमेंट को आपने उसी कॉलम के थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है और तीनों को ऐड करना है. जो भी आंसर आएगा वो आपका पहला एलिमेंट होगा. सेम प्रोसेस आप दोबारा करेंगे. पहले आपने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, अब आप पहली रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी A11 मल्टीप्लाई होगा B12 से, प्लस A12 मल्टीप्लाई होगा B22 से, प्लस A13 मल्टीप्लाई होगा B32 से, और आपका जो एलिमेंट अराइज होगा वो C12 होगा. इसी तरह अब पहली रो दोनों
कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई है, अब आप सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि A21 मल्टीप्लाई होगा B11 से, उसमें ऐड हो जाएगा A22 इंटू B21, उसमें ऐड हो जाएगा A23 इंटू B31 और आपका C21 यानी कि थर्ड एलिमेंट। अगर आप रो के हिसाब से देखें तो सेकंड एलिमेंट, सॉरी कॉलम के हिसाब से देखें तो सेकंड एलिमेंट है। अगर आप इसको रो के हिसाब से और सेकंड रो को बाद में कंसिडर करें तो ये थर्ड एलिमेंट होगा। इसकी अगर सीरीज का नंबर आपको फाइंड करने में कंफ्यूजन है तो ये बात याद रखिएगा कि जिस रो को मल्टीप्लाई किया हुआ है उसकी पोजीशन पहले आ जाएगी, यानी कि पहली रो को हमने मल्टीप्लाई किया तो इट इज C1 और पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया है तो C11। इसी तरह पहली रो को मल्टीप्लाई किया है तो C1 और किससे मल्टीप्लाई किया है, सेकंड कॉलम से, इसलिए C12। अब आगे जाके हमने सेकंड रो को मल्टीप्लाई किया है तो C2 और उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया है इसलिए C21। इस तरह उसके एलिमेंट की पोजीशन डिफाइन की जा सकती है। आखिरी में हम सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि A21 को B12 से, उसमें प्लस करेंगे A22 को B22 से, उसमें प्लस करेंगे A23 को B32 से, और जो भी आंसर आएगा, क्योंकि अभी हमारे पास वैल्यूज नहीं है, हम सिर्फ प्रोसीजर सीख रहे हैं, तो जब वैल्यूज होंगी तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं और रिजल्टेंट मैट्रिक्स एक्चुअली हमें मिल जाएगा। The definition of matrix multiplication indicates a row by column multiplication where the entry in the ith row and jth column of the product AB is obtained by multiplying the entries in the ith row of A off by the corresponding entries in the jth column of B and then adding the result। इसके अंदर एग्जैक्टली वही बात हुई है जो अभी हमने की है कि जो पहले की ith रो होगी वो हम सेकंड के जेथ रो सॉरी पहले की रो को जेथ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड के, अगर हम ए और बी की प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं, और उनको आपस में ऐड करेंगे एलिमेंट्स को। यानी कि इधर भी देखें कि हमने पहली रो के पहले एलिमेंट को जब दूसरे कॉलम के पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद हमने एडिशन का साइन डाला, फिर हमने सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, और हमारा जो सम आया वो हमारा पहला एलिमेंट जो न्यू मैट्रिक्स का यानी प्रोडक्ट वाले मैट्रिक्स का होगा, वो एक्चुअली हम उस पे पहुंच गए। तो यही प्रोसेस आपने, चाहे मैट्रिक्स का ऑर्डर कोई भी हो, पहले जो हमारा क्राइटेरिया अगर वो जस्टिफाई हो रहा है कि पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स, तो हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और उसके बाद ऑर्डर, उसके अलावा ऑर्डर कोई भी हो, यानी कि पहले मैट्रिक्स में रो जितनी मर्जी हो और सेकंड मैट्रिक्स में कॉलम जितने मर्जी हो, प्रोसेस इसी तरह होगा। आपने पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर अगर तीसरा कॉलम है तो तीसरे से मल्टीप्लाई करना है, एंड सो ऑन। यहाँ पे अब विद वैल्यूज एक एग्जांपल देख लेते हैं। इफ वी डिफाइन C is equal to AB, the entry C11 is the inner product of the first row of A and the first column of B। अब यहाँ पे अभी तक मैंने आपको ये बताया कि किस तरह एक एक एलिमेंट को हम कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे जो एग्जांपल थी विदाउट वैल्यूज थी। अब हम एक एक एलिमेंट को देखेंगे विद वैल्यूज। यानी अगर मैंने नेक्स्ट रिजल्टेंट मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट C11 फाइंड करना हो तो मैं क्या करूंगा, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, इस पर डॉट का मतलब एक्चुअली डेसिमल नहीं है, यहाँ पे डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन को। मैथमेटिक्स के अंदर डॉट एट टाइम्स मल्टीप्लिकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी यूज होता है। तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, और इसी तरह रो के सेकंड एलिमेंट को कॉलम के सेकंड एलिमेंट से यानी 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया। 1 इंटू -1 इज -1 प्लस 3 इंटू 0 विच इज 0, तो मेरा टोटल आंसर आया -1। अब मुझे ये पता लग गया कि A और B को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो C11 यानी कि पहला एलिमेंट जो होगा वो -1 होगा। इसी तरह हम सारे एलिमेंट को अभी एक एक
एक एक करके मल्टीप्लाई करके देखेंगे। पहला एलिमेंट -1 आ गया, यहाँ पे क्लियर है। अब पहले रो को मैं सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 1 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसमें प्लस हो जाएगा 3 इंटू 4, 1 इंटू 5 इज 5, 3 इंटू 4 इज 12, इन दोनों का सम ले लें तो 17 आ जाएगा। और हमारा जो सेकंड एलिमेंट है दैट इज 17, जिसको हम C12 भी कह सकते हैं। C13 की बात करें, यानी कि फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट को फाइंड करने के लिए मुझे फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 7। 1 इंटू 2 का आंसर 2 होता है और 3 इंटू 7 का आंसर 21 होता है। इनको प्लस करूंगा तो आंसर इज 23, यानी कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का C13 एलिमेंट होगा दैट इज 23। इसी तरह अब हमने पहली रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया है, अब मैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा। -1 इंटू -1 आंसर 1 होता है, 0 इंटू 0 इज 0, तो आंसर जो हमारा एलिमेंट यहां पे जनरेट हो रहा है इज 1। इसी तरह सेकंड रो को मैं सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। -1 इंटू 5 जिसका आंसर -5 होता है, और 0 प्लस 0 इंटू 4 जिसका आंसर 0 होता है, तो आंसर इज -5, यानी कि C22 एलिमेंट जो होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स का वो -5 होगा। एंड सिमिलरली लास्ट थर्ड सेकंड रो को मैं थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। -1 इंटू 2 आंसर इज -2 एंड 0 इंटू 7 इज 0, टोटल आंसर आ गया -2। और ये हमारा पूरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज -1। रिजल्टेंट मैट्रिक्स के अगर आप एलिमेंट देखें तो -1, 17, 23, 1, -5, -2। इसके अंदर अगर मैं स्टार्ट से दोबारा एक बार देखूं तो मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया ये था कि पहले मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम थे और दूसरे मैट्रिक्स में दो रोज थी, तो इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मैंने आपको ये भी कहा था कि जो ऑर्डर होता है, जो नए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो हमेशा ये होगा पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज यानी कि 2 और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम जो कि इस केस में 3 है। तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होना चाहिए वो 2/3 का होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 3 कॉलम है, यानी कि 2/3 का मैट्रिक्स जनरेट हो गया। यहाँ पे एक एक एलिमेंट को आपको समझाने के लिए अलग अलग मैंने टेबल की फॉर्म में कह ले के पूरा प्रोसेस टेबल की फॉर्म में पहले वैल्यू कैलकुलेट की और फिर मैट्रिक्स में पुट किए। आप एक बार प्रोसेस को समझ जाएं, आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फिंगर टिप्स पे हो, तो आप ये काम डायरेक्ट मैट्रिक्स के अंदर ही कर सकते हैं। मतलब बजाय इस टेबल बनाने के आप सिंपल यहाँ पे ये लिखें और अल्टीमेटली जिस तरह इक्वेशन के बाद इक्वल साइन डाल के फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आगे की एग्जांपल्स में भी हुआ होगा। Thus we have AB, ये मैट्रिक्स है जो रिजल्टेंट हमने निकाला है। However, the product BA is not defined because the dimension of B and A are 2 into 3 and 2 into 2. The inner two numbers are not the same, so the rows and column won't match up when we try to calculate the product. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में मैंने एक बात और बताई थी आपको लास्ट क्लास में कि मैट्रिक्स के केस में A इंटू बी का प्रोडक्ट B इंटू ए के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता। एक चीज ऐसा भी हो सकता है कि A इंटू बी तो मल्टीप्लाई हो सके लेकिन B इंटू ए मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकता। जैसे कि आप इस केस में देखें, हमने पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम देखी 2 थी और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज देखे इक्वल थे तो मल्टीप्लाई हो गया। अगर ये मैट्रिक्स को पहले ले आए यानी बी को मैं ए से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूं तो बी की जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 3 है और ए के नंबर ऑफ रोज 2 है, तो इसका मतलब बी इंटू ए इस केस में इन मैट्रिसेस पे अप्लाई ही नहीं हो सकता, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्डर में सेम। और इसी तरह अगर
ऑर्डर ऐसा होता कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती, स्टिल आंसर सेम ना होता। तो a इंटू बी का आंसर जरूरी नहीं है कि b इंटू ए के आंसर के बराबर हो, और ये मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन का एक प्रॉपर्टी है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक मैट्रिक्स है a और दूसरा है b, और इसकी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है 3 -3 4 2 5 0 4 -6 4 2 3 3 -2। अब करना क्या है, वही प्रोसेस है, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। इस केस में -3 को हम -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें प्लस करेंगे 4 × 2, उसमें प्लस करेंगे 2 × 3, और यही प्रोसेस आगे हुआ है। इसी तरह नेक्स्ट प्रोसेस में हम पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और दैट इज -3 × 4, देन 4 × 3, देन 2 × -2, और हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट अराइज हो जाएगा जो कि -4 है। अब हमने पहली रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × -6 प्लस 0 × 2 प्लस 4 × 3, एंड द आंसर इज -18। एंड आखिरी में सेकेंड रो को लास्ट कॉलम यानी कि सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 4 प्लस 0 × 3 प्लस 4 × -2, और अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास आया है दैट इज 32 -4 -18 एंड 12, जो हमने ऊपर वैल्यूज कैलकुलेट की हैं। तो अभी तक हमने ये बात डिस्कस की कि मैट्रिसेस को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली क्राइटेरिया क्या होगा कि पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होनी चाहिए, फिर ही मल्टीप्लाई हो सकता है। और उसके बाद जो प्रोसीजर है वो ये है कि पहले मैट्रिक्स की जितनी रोज हैं उसको सेकेंड मैट्रिक्स की 1 by 1 जितने भी कॉलम हैं उनसे मल्टीप्लाई करना है, और हमारे एलिमेंट्स अराइज होते जाएंगे। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। First note that the product is defined because the number of column of A is equal to number of rows of B. Moreover, the product AB has dimension 3/2. To find the entries of the product, multiply each row of A by each column of B. Exactly वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो हमने कहा कि हम जब भी मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिसेस को, हम ये चीजें देखेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। पहला क्राइटेरिया हमारा ये है कि पहले मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। तो इस केस में मैं देख सकता हूँ कि ए के जो नंबर ऑफ कॉलम है वो 2 है और बी की नंबर ऑफ रोज 2 है, तो आई वुड से कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और हमने करना क्या है कि हर रो को हर पहले मैट्रिक्स की हर रो को दूसरे मैट्रिक्स के हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इस केस में मेरी पहली रो क्या है, -1 को मैं -3 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसमें प्लस करूंगा 3 × -4। अच्छा, मैं आपसे बात ये कर रहा था कि आपको जब एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ आ जाएगी, तो आप पेपर में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को डायरेक्टली इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उससे आपका टाइम बच सकता है। पहले हमने टैबुलर फॉर्म में एक एक एलिमेंट की जो पोजीशन वाइज टेबल की फॉर्म में, जैसे यहाँ पे हमने किया हुआ था, एलिमेंट इसमें भी किया और इससे पहले भी मैंने एक एक आइटम की वैल्यू निकाली है अलग से, और ये आप लोगों को समझाने के लिए जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये किया गया। एग्जामिनेशन पर्पस से बात करें तो एग्जामिनेशन में क्योंकि टाइम कम होगा तो इसलिए आप डायरेक्टली इनको इस तरह शो कर सकते हैं और उसके बाद फर्दर सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, यानी -1 × -3 प्लस 3 × -4, ये हमारा पहला एलिमेंट, इसकी वैल्यू यहां से निकलेगी। उसके बाद पहली रो को
दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, -1 × 2 प्लस 3 × 1। फिर मैंने दूसरी रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 4 × -3 प्लस -2 × -4। और फिर मैंने दूसरी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 4 × 2 प्लस -2 × 1। अगेन फिर मैंने थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड मैट्रिक्स के, 5 × -3 प्लस 0 × -4। और अगेन थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 5 × 2 प्लस 0 × 1। इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आता है दैट विल रिजल्ट इनटू द रिजल्ट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय B, एंड बोथ A एंड B आर मैट्रिसेस। पहले का आंसर आना चाहिए, -1 × 3 इज 3 प्लस 3 × -4 इज -12। So -12 plus 3 is actually 9, -9. इसी तरह 1 × 2 is -2 plus 3 × 1 is 3 and the answer is +1. 4 × -3 is -12 plus -2 × -4 is 8. So -12 and +8 is -4. 4 × 2 is 8 plus -2 × 1 is -2. So 8 - 2 is 6. 5 × -3 is -15, and anything multiplied by 0 is 0. So the answer is -15. 5 × 2 is 10, and 0 × 1 is 0. So the answer is 10. This is the result of matrices that are multiplied. That is, A is multiplied by B, and we have the values. आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये बात भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल पे जो एलिमेंट हैं वो 1 हो और उसके अलावा सारे एलिमेंट 0 हो तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर कोई भी हो सकता है, वो 2 × 2 भी हो सकता है, वो 3 × 3 भी हो सकता है, वो 4 × 4 भी हो सकता है, वो 10 × 10 भी हो सकता है। अगर तो वो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो सकता है। जाहिर बात है, अगर 2 × 2 का मैट्रिक्स है नॉर्मल और आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4 × 4 का है, तो नंबर ऑफ रो तो नंबर ऑफ कॉलम्स तो इक्वल ही नहीं होंगे, तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो मल्टीप्लाई हो सकता है ओरिजिनल मैट्रिक्स के, तो फिर उसका जो आंसर आएगा हमेशा ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आएगा, यानी कि आई से बेसिकली डिनोट किया जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। इस केस में आप देख सकते हैं कि A एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यूज 3 - 2 5 1 0 4 -1 2 -3 है, और I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 1 1। यहाँ पे एक बात और मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया हुआ है वो हमने 3 × 3 ऑर्डर का लिया है, और उसकी सोल रीजन ये है कि इस मैट्रिक्स के साथ सिर्फ एक ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्चुअली मल्टीप्लाई हो सकता है, और वो 3 × 3 का है। अगर ये 4 × 4 का होता तो भी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं थी, और 2 × 2 का होता तब भी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं थी। तो आप इस पे आप सेम प्रोसेस अप्लाई कर लें कि आप मल्टीप्लाई कर लें, 3 × 1 is 3, -2 × 0 is 0, 5 × 0 is 0, so answer is 3. Again 3 × 0 is 0, -2 × 1 is -2, and 5 × 0 is 0. So आप एक एक एलिमेंट को उसी प्रोसेस से मल्टीप्लाई करें, यानी कि हर रो हर कॉलम के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी, और एंड सो ऑन, तो आपका आंसर आएगा वो एग्जैक्टली वही मैट्रिक्स होगा जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है। यानी आप इस मैट्रिक्स को A को देखें और रिजल्टेंट मैट्रिक्स को देखें तो इट इज एक्चुअली दे आर एक्चुअली द सेम। तो मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने जस्टिफाई की है कि कभी भी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर हमेशा ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। और ये ऊपर भी यही प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि A अगर आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेगा तो भी आंसर A होगा, और I अगर A से मल्टीप्लाई होगा तो भी आंसर A होगा। नॉर्मल मैट्रिसेस में हमने पहले बात की हुई है कि A × I एक्चुअली I × A के बराबर नहीं होता। अगर I की जगह कोई और मैट्रिक्स होता, यानी कि B मैट्रिक्स होता, तो A × B इज नॉट इक्वल टू B × A।
लेकिन आइडेंटिटी के केस में आंसर हमेशा ओरिजिनल मैट्रिक्स ही आएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की एक और आपको एग्जांपल दी गई है, इसको हम अगेन देख लेते हैं ताकि नंबर ऑफ एग्जांपल्स हो जाएं, ताकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमें बिल्कुल क्लियर हो जाए। इस केस में पहला क्राइटेरिया हम चेक करेंगे कि पहले मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ कॉलम है वो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होनी चाहिए। तो इस केस में मैं देख सकता हूँ पहले मैट्रिक्स में 3 कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स में 3 रोज हैं, सो आई कैन से द मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड। प्रोसीजर वही है, हम हर रो को हर कॉलम के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 4 इज 4, 2 into 6 is 12, 3 into 5 is 15, so 15 plus 12 is 27, 27 plus 3 is 31, and the answer is 31. Then 1 into 8 is 8, 2 into 2 is 4, and 3 into 3 is 9, so 9 plus 4 is 13, 13 plus 8 is 21, and the answer is 21. 4 into 4 is 16, plus 2 into 6 is 12, plus 5 into 7 is 35. So 35 plus 12 is 47, and 47 plus 16 is 63, and so on. Fourth को आप सम कर लें, 4 into 8 is 32, plus 2 into 2 is 4, and 7 into 3 is 21. So 32 plus 4 is 36, 36 plus 21 is 57. This is the resultant matrix. इसके बाद जो हमने प्रॉपर्टी अभी पढ़ी है वो भी एक बार 2 by 2 में प्रूफ कर लेते हैं। पहले हमने ये 3 by 3 के मैट्रिक्स में प्रूफ की थी, अब 2 by 2 के मैट्रिक्स में प्रूफ कर लेते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि जिसके डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो 1 होंगे और उसके अलावा जितने एलिमेंट होंगे वो 0 होंगे, तो ऐसा मैट्रिक्स जब भी किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा ओरिजिनल मैट्रिक्स वापस आ जाएगा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले वही मल्टीप्लिकेशन का क्राइटेरिया देख लेते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। तो 2 कॉलम है पहले मैट्रिक्स में और दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, इसका मतलब कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है। मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 31 इज 31 एंड 0 इंटू 63 0। सो पहला एलिमेंट हमारे पास आ गया, 31 प्लस 0 इज 31। उसके बाद इसी रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 21 इज 21, 0 इंटू 57 इज 0, सो 21 प्लस 57 इज 21। देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 0 इंटू 31 इज 0, प्लस 1 इंटू 63 63 एंड द आंसर इज 63। फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 21 इज 0 एंड 1 इंटू 57 इज 57, सो दिस इज द रिजल्टेंट मैट्रिक्स एंड इट इज एक्चुअली द ओरिजिनल मैट्रिक्स दैट वाज मल्टीप्लाइड टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो द प्रॉपर्टी इज अगेन प्रूव्ड दैट identity matrix if multiplied by any matrix results in the original matrix. एक और एग्जांपल दी हुई है मल्टीप्लिकेशन की, थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास इमेज ब्लर हुई हुई है दिस, तो बेसिकली हमने करना क्या है, हमने इस मैट्रिक्स को वही ऑपरेशन अप्लाई करना है कि पहला मैट्रिक्स एक्चुअली अगर क्लियर नहीं है तो मैं रीड कर देता हूँ, 2 -1 3 4 और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा है एक मैट्रिक्स से जिसकी रो है 3 -9 2 5 7 -6। तो अगेन पहला क्राइटेरिया हमारा क्या था कि नंबर ऑफ कॉलम जो ए के होंगे वो दूसरे बी के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, तो हम इनको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 2 बाय 3 इंटू -1 बाय 5, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू -9 प्लस -1 इंटू 7, फिर पहली रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 2 एंड -1 इंटू 6 एंड सो ऑन। फिर मैंने सेकेंड
रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 3 × 3 प्लस 4 × 5। फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 3 × -9 प्लस 4 × 7। एंड फिर मैंने थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 प्लस -6 × 4। जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड बी। अगेन एक और एग्जांपल है। इस केस में आपका पहला क्राइटेरिया क्या था कि नंबर ऑफ कॉलम इन द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो इस केस में ए में जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो 3 हैं और सेकंड में जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 2 हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। सो आई वुड जस्ट से दैट दीज मैट्रिसेस कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड एंड दिस इज इट। They don't match, so can't be multiplied together. इस केस में देखें, 2 कॉलम है पहले मैट्रिक्स में और 2 रोज हैं सेकेंड मैट्रिक्स में, so they can be multiplied। और आंसर एग्जैक्टली फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 4 प्लस -1 × 2। और इसी तरह फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 3 प्लस -1 × 5। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 4 प्लस 0 × -2। और अब हम सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × -3 प्लस 0 × 5 एंड द आंसर इज 2 - 5 4 -3। एक और एग्जाम्पल है, पहला ए और बी को हमने मल्टीप्लाई करना है। पहला क्राइटेरिया ये है हमारा कि नंबर ऑफ रोज इन नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स। इस केस में 2 कॉलम है ए में और बी में 2 रोज हैं, तो इट मींस इट कैन बी मल्टीप्लाइड। सो ए एंड बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -1 को -2 से और उसके बाद 3 को 0 से एंड 1 को 7 से और उसके बाद 3 को 2 से। एंड देन सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × -2 प्लस 5 × 0 -2 × -7 प्लस 5 × 2 and the resultant matrix is -2 13 4 and -। अच्छा, अब आपको समझाने के लिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल को इसलिए मेंशन किया हुआ है कि इस केस में यही मैट्रिक्स की एग्जाम्पल में हमने a को b से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। आप इसका पार्ट भी देखें तो मैट्रिसेस वही हैं। इस केस में मैंने आपसे पहले भी प्रॉपर्टी एक शेयर की थी कि a को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर वो नहीं आएगा जो b को a से मल्टीप्लाई करके आएगा। तो इस केस में हमने a को b से मल्टीप्लाई किया था, अब हम b को a से मल्टीप्लाई करेंगे और कोइंसिडेंटली इस बार भी नंबर ऑफ कॉलम जो पहले मैट्रिक्स के हैं, यानी कि हम पहले इस बार b को देखेंगे, वो a की रोज के बराबर है क्योंकि 2x2 मैट्रिक्स था। तो अब हम मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस उसी तरह फॉलो करेंगे कि इस बार हम b की रो को a के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 1 by 1। तो पहली रो को पहले कॉलम से जब मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज -2 × 1 प्लस 7 × -2। फिर सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसी रो को, -2 × 3 प्लस 7 × 5। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 1 प्लस 2 × -2। और उसके बाद सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 × 3 प्लस 2 × 5। आंसर हमारे पास एक आ गया, -16 29 -4 10। इसको अगर आप कंपेयर करें तो ए एंड बी का जो आंसर आया था, -2 13 4 और -4, ये आंसर उससे डिफरेंट है। हेंस इट इज प्रूव्ड that A multiplied by B in matrices is not actually equal to B multiplied by A. This is actually what we have proven. अब हम मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन को काफी डिटेल में देख चुके हैं, उसके अंदर हमने काफी सारी एग्जाम्पल्स भी डिस्कस की। अब हम
आगे जाएंगे कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस कैसे सॉल्व हो सकती हैं। और साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बातें मजीद पता होनी चाहिए। यानी पहली चीज इस कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता है। To compute the inverse of a matrix, the determinant is required. Each square matrix A has a unit scalar value called the determinant of A, denoted by DETA और A, और उसके साथ दो वर्टिकल लाइंस हैं। और हम नॉर्मली मैट्रिसेस को के डिटर्मिनेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि अगर A मैट्रिक्स है और उसका मैं डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूं, जो हम सीखेंगे कि अभी कैसे करना है, तो मैं A के साथ दो वर्टिकल लाइंस ऐड कर दूंगा। तो इससे पता लग जाएगा कि ये डिटर्मिनेंट का साइन शो कर रहा है कि मैंने A का डिटर्मिनेंट फाइंड किया हुआ है। अब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना, यहाँ पे जो बात लिखी हुई है, अभी तक हमने मैट्रिसेस की पिछले लेक्चर को भी इंक्लूड करके अगर मैं बात करूं तो हमने मैट्रिसेस की एडिशन देख ली, सब्ट्रैक्शन देख ली, स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख ली, दो मैट्रिसेस कैसे मल्टीप्लाई होते हैं उसको देख लिया। अब हमारा जो अल्टीमेट टारगेट है वो ये है कि हम एक्चुअली इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखना चाहते हैं कि कैसे मैट्रिसेस से यूज करते हुए हम वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसको सीखने के लिए हमें इनवर्स फाइंड करना होगा। अगर मैं इनवर्स को आसान अल्फाज में कहूं तो नॉर्मली चार तरह के ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स में: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तो हम सीख चुके हैं। अब हमें वैल्यूज फाइंड करने के लिए डिवीजन की भी जरूरत है। लेकिन मैट्रिसेस के केस में डिवाइड करना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर मैं ए को डिवाइड कर रहा हूं तो एक नॉर्मल इक्वेशन के अंदर डिवाइड करना यही होता है कि उसकी पावर -1 है, मल्टीप्लाई हो रहा है और उसकी पावर -1 है, जो बेसिक मैथ्स हमें बताती है कि इफ 2 इज डिवाइडेड बाय 3, इसका मतलब ये होता है 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 रेज टू पावर -1 के, जिसको हम इनवर्स भी कह सकते हैं। मैट्रिसेस के केस में इसीलिए उसका इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा ताकि हम वो डिवीजन एक्चुअली कर सकें, जो मैट्रिसेस के केस में एग्जैक्टली उसको डिवीजन नहीं बोलते बल्कि उसको इनवर्स फाइंड करके मल्टीप्लिकेशन बोल देते। ये बात आपको मजीद क्लियर होगी जब हम आगे जाएंगे, फर्दर अभी हम डिस्कशन करेंगे और आगे कुछ एग्जांपल्स को हम देखेंगे। पहली बात जो यहाँ पे याद रखने वाली है वो ये है कि इनवर्स, यानी कि जब मैट्रिसेस को डिवाइड करना, जिसको हम इनवर्स बोलते हैं, इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का फाइंड करना हो तो सबसे पहली चीज जो फाइंड करनी पड़ती है उससे पहले उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ता है। अगर तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2 by 2 है तो फिर तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना बहुत ही आसान काम है। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट का साइन लगाएं। ये जो स्ट्रेट लाइन है अब मुझे ये शो कर रही है कि मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट यहाँ फाइंड कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये एक मैट्रिक्स था ए जिसके एलिमेंट थे 1 2 6 5। नाउ माय रिक्वायरमेंट इज आई हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैंने शो किया कि ए डिटर्मिनेंट में फाइंड करने लगो। जब डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगते हैं तो मैट्रिसेस के साथ जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला साइन होता है रिमूव होके स्ट्रेट वर्टिकल लाइंस आ जाती है। मल्टीप्लाई कैसे, 2 by 2 में डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे होगा कि जो आपका पहला एलिमेंट है, यानी कि डायगोनल की बात करें, इस डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें से माइनस कर देंगे इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करने के बाद। यानी कि 1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसमें से माइनस कर दूंगा 6 into 2, तो जो भी आंसर होगा वो मेरा मैट्रिक्स होगा और ये वो सॉरी मेरा डिटर्मिनेंट होगा। और ये हर मैट्रिक्स जो भी 2 by 2 ऑर्डर को होगा उसका डिटर्मिनेंट इसी तरह फाइंड होगा कि आप जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 को 5 से, जो ये वाला डायगोनल है इसके अंदर से आप इस वाले डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस कर देंगे और वो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा।
इस केस में 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें से 6/2 को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। शायद मेरे से आंसर स्किप हो रहा है, तो यहाँ पे मैं आपको वैसे बता दूं कि 1 इंटू 5 इज 5, इसमें से माइनस करेंगे 6 इंटू 12 विच इज 12। तो 5 में से जब 12 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -7। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज एक्चुअली -7। और यहाँ पे भी आपको वही बात जनरल कह लें कि डिनोशन से बताई गई है कि आपके पास जब भी कोई मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का होगा तो आपने क्या करना है, एक डायगोनल को दूसरे डायगोनल, एक डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है और दूसरे डायगोनल को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना। यानी इस केस में A11 को मैं A22 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसमें से माइनस कर दूंगा A12 को या A21 को A12 से मल्टीप्लाई करके। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2/2 मैट्रिक्स। जिस तरह ऑर्डर बड़ा होता जाएगा, यानी कि हमारे अगर कोर्स की बात करें तो हम 3/3 मैट्रिक्स से ऊपर नहीं जाएंगे डिटर्मिनेंट्स के पर्सपेक्टिव से। तो जिस जिस तरह ऑर्डर बड़ा होगा उसके बाद उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन फिलहाल अगर हम 2/2 ऑर्डर की बात करें तो डिटर्मिनेंट फाइंड करना बहुत आसान है कि आपने फर्स्ट डायगोनल का यानी कि ये वाले डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, उसमें से इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है, एंड आपका जो भी आंसर होगा उसको हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कह सकते हैं। एग्जाम्पल देते हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि आपसे रिक्वायरमेंट क्या है कि उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। अगर ये मैट्रिक्स होता तो फिर इसका स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में दिया गया होता। अब हमने डिटर्मिनेंट खुद अभी देखा एग्जांपल में कैसे फाइंड करते हैं कि एक डायगोनल पे जो एलिमेंट होते हैं, यानी 4 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर 20 आ जाएगा, और उसमें से माइनस कर दूंगा जो दूसरे डायगोनल के एलिमेंट हैं, यानी कि -3 का को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -6 आता है। अब क्योंकि ऑलरेडी माइनस का साइन है और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो प्रैक्टिकली 20 + 6 इज 26। दिस इज हाउ आई विल फाइंड द डिटर्मिनेंट कि 4 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें माइनस कर दूंगा 2 इंटू -3, तो -6 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 20 + 6 इज 26। So this is how you will find the determinant of a 2/2 matrix. पहला जो प्रोसेस था मेरा ख्याल से तो काफी सिंपल था कि अगर तो मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है तो सिंपली आपने डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना है, उनका डिफरेंस लेना है, एंड इट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। जब आप हायर ऑर्डर पे जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब अगर मुझे 3/3 के ऑर्डर का के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना हो तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा वो हम देखते हैं। हमारे कोर्स में 3/3 ऑर्डर से ऊपर यानी कि 4/4 मैट्रिक्स नहीं है, तो यहां तक की डिस्कशन हमारे लिए काफी होगी। इस केस में हमने करना क्या है, हमने कोफैक्टर्स निकालने हैं, यानी कोफैक्टर्स को भी छोड़ देते हैं। हमने क्या करना है, किसी भी रो या कॉलम को बेस बना लेना है, वो आपकी मर्जी है। मैं इस केस में चलें बहुत सिंप्लिसिटी में जाएं और एक ही रूल ऑफ थंब हम सीख लें, तो वो ये है कि हम ना एक कॉलम एक रो को बेस बना लेते हैं, यानी कि ये वाली हमारी रो है, मैंने बेस बना लिया फर्स्ट रो को। तो अब मैं डिटर्मिनेंट आप किसी भी रो कॉलम को बेस बना के फाइंड करें, यानी कि उसकी बेसिस पे एक्सपेंड करें, तो आंसर एक ही आएगा। तो ये अब आपकी मर्जी है। मैं क्योंकि मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है कि मैं सेकंड या थर्ड से करूं, तो सबसे आसानी वाली बात यह है कि मैं पहले रो से ही कर लेता हूं। पहले रो से अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो उसका मतलब क्या है कि मैंने पहला एलिमेंट, यानी कि अब मैं पहले रो से एक्सपेंड कर रहा हूं। तो 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होगा कि पहले रो को एक्सपेंड करना है और पहले रो का पहले एलिमेंट को कंसिडर कर लूंगा। अब अगर मैंने पहले रो के पहले एलिमेंट को कंसिडर किया हुआ है ना, तो इसकी रो और इसके कॉलम, इसकी रो और इसके कॉलम को मैं इग्नोर कर दूंगा।
यानी A11 की जो रो में A12 और A13 है इसको भी इग्नोर कर दूंगा, और A21 और A31 को भी इग्नोर कर दूंगा। जो बचे हुए एलिमेंट्स है ना, उसका डिटर्मिनेंट इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब मैं किससे एक्सपेंड कर रहा हूँ? फर्स्ट रो से। तो फर्स्ट रो के पहले एलिमेंट का जो मैंने ऑपरेशन करना था वो हो गया। उसके बाद इनके जो साइंस है ना, ये प्लस माइनस इस तरह चलते जाएंगे। यानी पहले का अगर साइन प्लस था तो सेकंड का माइनस होगा, और उसके बाद थर्ड का प्लस होगा। अब पहले रो के पहले एलिमेंट का ऑपरेशन जो था मैंने कर लिया है। अब मैं इसी रो के, क्योंकि मैं पहली रो को यूज कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट को फाइंड करने के लिए, अब मैं सेकंड को नंबर यूज कर, पहले रो का सेकंड एलिमेंट पे आ जाऊंगा। अब मैंने कहा जिस एलिमेंट पे भी मैं आता हूं ना, उसका रो और उसके कॉलम को मैं इग्नोर कर देता हूँ। इस केस में A12 की रो पहले वाली है और A12 का कॉलम ये वाला है। यानी बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं वो A21 है, A31 है, A23 है और A33 है। तो माइनस के साइन के साथ पहला प्लस था, दूसरा माइनस हो जाएगा। तो A12 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा टू द डिटर्मिनेंट ऑफ जो बचे हुए हैं, A21, A31, A23, A33। इसी तरह अब पहला प्लस था, दूसरा माइनस था, उसके बाद फिर प्लस हो जाएगा। और अगेन मैं इसके रो को और इसके कॉलम को इग्नोर कर दूंगा, और बचे हुए कौन से एलिमेंट हैं? A21, A22, A31 और A32, इसको ऐड कर दूंगा। इसके बाद इसके बाद का काम बहुत आसान है। इसके बाद का काम एग्जैक्टली वो है जो आपने अभी सीखा है कि मैट्रिक्स का 2 by 2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंस लेंगे और ऑफ कोर्स इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3 by 3 का रिजल्ट आ जाएगा डिटर्मिनेंट का। और ये इसका आंसर है। क्योंकि अभी हम जनरल टर्म्स में देख रहे हैं डिनोशंस की बेसिस पे, तो शायद चीजें इतनी क्लियरली समझ नहीं आ रही होंगी। अभी हम इसका एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी फर्दर। हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट में मैंने आपसे कहा कि आपकी मर्जी है किसी रो से या किसी कॉलम को भी एक्सपेंड कर दे। मैं फर्स्ट रो को यूज कर रहा हूँ, और आपके लिए भी आसानी बात यह है कि आप भी अपने क्वेश्चंस में जस्ट ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम इसको फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने का मतलब क्या है? मैंने आपसे कहा था कि पहले वाले का साइन पॉजिटिव हो जाएगा। पहले रो का पहला एलिमेंट है 2, 2 मैंने यहां पे लिख लिया। अब 2 की कॉलम और 2 के रो को इग्नोर कर दें, बचा क्या? 1, 4, -2 और 1। ये हमारा डिटर्मिनेंट ये बन गया। इसके बाद पहले का आंसर, पहले का जो साइन था प्लस था, तो दूसरे का साइन हम माइनस यूज करेंगे। -3 हो गया। 3 एक्चुअली ये एलिमेंट है, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट। इसके कॉलम को और इसके रो के एलिमेंट्स को इग्नोर कर दें, बचे 7 और -3 और -2 और 1। तो ये यहाँ पे आ गए। इसी तरह इसी का जो थर्ड एलिमेंट है वो -5 है। पहले का साइन प्लस था, दूसरे का माइनस था, इसका साइन प्लस हो गया। एलिमेंट का जो भी साइन हो वो एज इट इज रहेगा। अगेन इसके कॉलम को और इसकी रो को इग्नोर कर दें, बचे हुए एलिमेंट्स कौन से हैं? 7, 1, -3, 4, 7, 1, -3, 4। इसके आगे जो सॉल्यूशन है वो एग्जैक्टली exactly वैसे है जैसे हमने अभी डिटर्मिनेंट फाइंड किया था 2 by 2 मैट्रिक्स का, कि डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंस लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो इस केस में 2 मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 1 से, और माइनस हो जाएगा 4 इंटू -2 से। देख लें यहाँ पे। इसके बाद -3 का आ जाए तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, 7 आंसर आ गया। इसमें से माइनस होगा -3 और -2 एंड द आंसर इज 6। तो ये माइनस हो जाएगा। इसी तरह -5, ऑलरेडी ये -5 है। 7 4 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर इज 28। इसमें से माइनस हो जाएगा दूसरे डायगोनल के एलिमेंट 3, -3 इंटू 1 और -3, और ये माइनस हो रहा है तो साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो 8 + 1 इज 9, 9 इंटू 2 इज 18, 7 - 6 इज 1
एंड 1 into 3 is 3, तो ये माइनस हो रहा है यहाँ पे। और 28 + 3 is 31, 31 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा 155 आ जाएगा, और 5 के साथ माइनस साइन था यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर इज 140। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज 140। जब हमने 2 by 2 का मैट्रिक्स को सॉल्व किया था तो उसका डिटर्मिनेंट भी एक वैल्यू में रिजल्ट किया था, और इस केस में भी डिटर्मिनेंट एक वैल्यू में ही रिजल्ट करेगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम इनवर्स फाइंड करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि हम डिटर्मिनेंट इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हमें इनवर्स फाइंड करना है, और इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें डिटर्मिनेंट की जरूरत है। इसको फिलहाल चलें, डिटर्मिनेंट्स को हमने देख लिया है। डिटर्मिनेंट के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है उसको हम बोलते हैं एडजॉइंट। जब एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम इनवर्स बोलते हैं, और वही चीज है जो फाइंड करने के लिए हम ये सारा प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं। एडजॉइंट जो होता है, ये एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स किसी वैल्यू में नहीं रिजल्ट करेगा, बल्कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स भी मैट्रिक्स ही होगा। जिससे हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो अल्टीमेटली आप डिटर्मिनेंट्स में देख सकते हैं कि हमारा आंसर एक वैल्यू था, हमारा आंसर एक मैट्रिक्स नहीं था। लेकिन जब हम एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट का जो आंसर होगा वो एक्चुअली एक मैट्रिक्स होगा। और एडजॉइंट में हमने क्या करना है, डिटर्मिनेंट में हमने क्या किया था कि इस डायगोनल को मल्टीप्लाई किया था और इस डायगोनल को मल्टीप्लाई किया था और दोनों का डिफरेंस निकाल लिया था। इस बार हम क्या करेंगे, पहला जो डायगोनल है यानी कि जो पहले एलिमेंट से जो डायगोनल जनरेट हो रहा है, इसके जो एलिमेंट्स हैं उसको रिवर्स कर देंगे, यानी 1 को 4 की जगह ले आएंगे और 4 को 1 की जगह ले आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो दूसरे डायगोनल है उसके एलिमेंट्स के साइन चेंज कर देंगे, यानी कि यहाँ पे ये एक्चुअली को फैक्टर निकाला हुआ है और आंसर गलत है। अगर मैं डायरेक्ट एडजॉइंट की बात करूं तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा। इग्नोर तो आपने क्या करना है, पहले डायगोनल को और पहले डायगोनल के एलिमेंट्स को चेंज कर देना है और दूसरे डायगोनल के एलिमेंट का साइन चेंज कर देना है, यानी कि यहाँ पे -2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। दिस इज एक्चुअली द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब मैं आपको ये समझाता हूं कि ये सब हमने किया क्यों था। पहली चीज निकालना सीखी डिटर्मिनेंट। दूसरी चीज अभी हमने सीखी, जो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, एडजॉइंट कैसे निकलेगा। पहले डायगोनल के एलिमेंट को चेंज कर देना है, 4 की जगह 1 आ जाएगा, 1 की जगह 4 आ जाएगा, और दूसरे डायगोनल के एलिमेंट के साइन चेंज कर देना है, यानी कि 3 का साइन माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और 2 का साइन माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज एक्चुअली द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जहां पे इनवर्स निकालना पड़ेगा, हम 2 by 2 से ऊपर नहीं जाएंगे आपके कोर्स में। वैसे 3 by 3 भी हो सकता है, 4 by 4 भी हो सकता है, लेकिन आई थिंक इतना कॉम्प्लेक्सिटी लेवल भी आपके लेवल के लिए बहुत है। जब हम कोई एक और मेथड यूज करेंगे जिसको हम क्रैमर रूल कहते हैं, उसमें हम 3 by 3 देख लेंगे क्योंकि उसके अंदर इतनी कम्प्लेक्सिटी नहीं है। खैर, मैं जो बात कर रहा था, ये एडजॉइंट निकालना और डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना, ये दोनों फाइंड करने की जो हमारी सोल रीजन थी वो ये थी कि हमने इनवर्स फाइंड करना था। और इनवर्स क्यों फाइंड करना था, क्योंकि हमने अल्टीमेटली इक्वेशंस को सॉल्व करना था यूजिंग द मैट्रिसेस। तो उसके लिए हमें इनवर्स की जरूरत थी। और इनवर्स होता क्या है, मैंने आपसे कहा कि मैट्रिक्स के अंदर डिवीजन नहीं होती, बल्कि हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे होता है जैसे आम ऑपरेशन में
डिविजन्स होती हैं। तो मैट्रिसेस में डिवीजन नहीं होती, बल्कि इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करने को ही आप कह लें इट इज इक्विवेलेंट टू डिवीजन ऑफ द मैट्रिक्स। अब ए इनवर्स होता क्या है? ए इनवर्स जो होता है वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स भी निकालना आपको आता है कि पहले डायगोनल के एलिमेंट्स को चेंज करना है और दूसरे डायगोनल के साइन को चेंज करना है और मैट्रिक्स ही बनाना है। और ए डिटर्मिनेंट क्या होता है? पहले डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, उसमें से दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है, तो वो ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अगर आप एडजॉइंट फाइंड करके किसी भी मैट्रिक्स का उसके डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इसको हम बोलते हैं ए इनवर्स। अब हम आगे देखते हैं कि इसको यूज करते हुए हम इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे। इसको फिलहाल ये जो सेकंड पे बात लिखी हुई है बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, लेकिन इसको हम इग्नोर करते हैं, यहां पे इसको देखते हैं। अब हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, ये आपके क्वेश्चन में दी गई होगी जब आपको क्वेश्चन आएगा। और दूसरी इक्वेशन है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। पहले तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस इक्वेशन को मैट्रिसेस में कन्वर्ट करें तो कन्वर्ट कैसे करेंगे? पहली चीज, आप जो है ना पहली इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को, सॉरी इक्वेशंस के कोफिशिएंट को यूज करके एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। यानी कि पहला एलिमेंट क्या है 2, तो 2 आ गया। सेकंड एलिमेंट y के साथ कुछ भी नहीं है तो उसको 1 कह सकते हैं, 1y, तो 1 आ गया। 5 आ गया और 2 आ गया। तो ये इस इक्वेशन को मैंने मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में आप लिखेंगे, क्योंकि इसके एलिमेंट्स क्या है, एक्स और वाई है, तो मैंने इधर एक्स और वाई लिख दिया। अगर यहाँ पे कोई और वेरिएबल होता है जी, तो मैं जी भी यूज करता और उसके एक्चुअली वैल्यूज भी यूज करता। यहाँ पे सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू यूज हुई है। यहाँ पे टू एक्स की वैल्यू, वाई एक्स की वैल्यू है, सॉरी 5x की वैल्यू है, और 1 और 2 y की वैल्यू है। तो इससे मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया। और ये y, x और y वेरिएबल्स है, ये भी एक मैंने मैट्रिक्स बना लिया। और इक्वल के साइन के साथ जो भी उसका इक्वेशन में आपको इक्वल के साइन के साथ वैल्यू दी हुई थी उसका भी एक मैट्रिक्स बना लिया। इस मैट्रिक्स को, जो पहला मैट्रिक्स मैंने कोफिशिएंट से बनाया, इसको मैं a कहूंगा। जो वेरिएबल्स वाला मैट्रिक्स है उसको मैं x कहूंगा। और जो इक्वल के साथ जो आंसर वाला एलिमेंट मैट्रिक्स है उसको मैं बी कहूंगा। अब मुझे तो वैल्यूज चाहिए एक्स और वाई की, और एक्स और वाई वाला एलिमेंट मैट्रिक्स कौन सा है, एक्स है। तो मुझे क्या करना चाहिए कि इस ए को जो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, हो रहा है, इसको मैं दूसरी साइड पे ले जाता हूँ। और दूसरी साइड पे जाके अगर कोई चीज एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाती है। और मैंने आपसे कहा मैट्रिक्स के केस में डिवाइड ही नहीं होता बल्कि उसका इनवर्स से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ए का साइन -1, यानी कि इनवर्स का मतलब यही है कि इस साइड पे जाके वो डिवाइड हो गया। अब अगर ये इक्वेशन मैं सॉल्व कर लूं तो मुझे एक्स और वाई की वैल्यूज मिल जाएगी। और हम इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। एक्स, ए एलिमेंट का, ए मैट्रिक्स की वैल्यूज हमें पता है, एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू हमें पता है, और बी मैट्रिक्स की वैल्यू पता है। अब मुझे फाइंड क्या करना है एक्स फाइंड करने की? ए इनवर्स, यानी कि ए मैट्रिक्स का मैं जॉइंट फाइंड कर लूंगा, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लूंगा, और उसको मैं बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास वैल्यूज आ जाएगी। करके देख लेते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते थे? डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई कर देते थे 2 इंटू 2, और इसमें से माइनस कर देते थे दूसरे डायगोनल की जो प्रोडक्ट है 5 इंटू 1। तो इस केस में 2 इंटू 2 इज 4, -5 इंटू 1 इज -5, एंड द आंसर इज -1। डिटर्मिनेंट ए का एग्जैक्टली उस तरह फाइंड किया है जिस तरह हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखा था। फिर मैंने आपको एडजॉइंट का बताया। एडजॉइंट के बारे में मैंने आपको ये बताया कि किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है कि पहले डायगोनल के दोनों एलिमेंट्स को चेंज कर दें। इत्तेफाक से 2 और 2 को आपस में चेंज करें तो 2 और 2 ही आएगा, और दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स के साइन को रिवर्स कर दें, यानी कि -5 और -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 और 2 चेंज हो गए। एक्चुअली ये चेंज हो गए, आपको फील इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि
दोनों एक ही एलिमेंट थे तो चेंज होने के बाद भी एक ही आ रहे हैं। और -5, 5 का साइन मैंने माइनस कर दिया, 1 का साइन मैंने माइनस कर दिया, एड ज्वाइंट भी आ गया। ऊपर मैंने आपको यह बताया हुआ है कि ए डिटर्मिनेंट सॉरी ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया, डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। ये एडजॉइंट है, डिटर्मिनेंट क्योंकि डिवाइड हो रहा है वहां पे, यहाँ पे डिवाइड है तो मैं इसको 1/-1 लिख लूंगा, जिसका मतलब डिवाइड होना ही होता है। और एडजॉइंट ऑफ ए भी मेरे पास आ गया। अब मुझे एक्स फाइंड करने के लिए सिंपली करना क्या है, मैंने इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर मैंने इसकी को जो कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होती थी, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 14। पहला तो क्राइटेरिया चले, क्राइटेरिया से ही आ जाते हैं। पहला क्राइटेरिया ये था कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम है वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के। तो पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम है और दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, तो मेरा आंसर ये है कि ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और मल्टीप्लाई एग्जैक्टली वैसे होंगे जैसे हमने पहले किए थे, कि हर रो को हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो इधर क्योंकि सिर्फ एक ही कॉलम है तो हर रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 14, और -1 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है -16। यानी कि 14 - 16 इज -2। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, -5 इज इंटू 7 इज -35, और 2 इंटू 16 is 32, so -35 plus 32 is -3। तो इस मैट्रिक्स का जो एक्चुअली रिजल्ट है, जो ए एडजॉइंट ऑफ ए कह लें, को हमने इससे मल्टीप्लाई करके निकाला, वो ये आ गया। अब बाहर ये -1 भी है। हमने कहा किसी भी स्केलर टर्म को अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना हो तो उसको हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, तो स्केलर टर्म अंदर चली जाएगी, -2 से -1 मल्टीप्लाई होगा, आंसर इज 2, -3 से -1 मल्टीप्लाई होगा, आंसर इज 3। एक्स जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यूज हमें पहले पता है। एक्स मैट्रिक्स क्या था, वेरिएबल्स का मैट्रिक्स था, एक्स और वाई का। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि एक्स की जो वैल्यू है 2 है और वाई की जो वैल्यू है वो 3 है, और ये हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से ही पता की है। आप चाहे तो इक्वेशन में वैल्यू पुट करके भी देख लें, आपका आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। 2x की वैल्यू हमारे पास 2 निकली है और y की वैल्यू 3 निकली है, तो 2 इंटू 2 इज 4 प्लस 3 इज 7, इक्वेशन जस्टिफाई हो रही है। 5 इंटू 2 इज 10 और 2 इंटू 3 इज 6, सो 10 प्लस 6 इज 16। इट मीन्स कि हमने जो ऑपरेशन अप्लाई किया मैट्रिसेस पे, यानी कि पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन को कन्वर्ट किया मैट्रिक्स में, फिर एक इस साइड वाले मैट्रिक्स को उधर लेके गए और वो इनवर्स हो गया, फिर उसका इनवर्स फाइंड किया। इनवर्स फाइंड करने के लिए हमने पहले डिटर्मिनेंट फाइंड किया, फिर एडजॉइंट फाइंड किया। डिटर्मिनेंट में हमने डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया और दूसरे डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके इनका डिफरेंस ले लिया। एडजॉइंट में हमने डायगोनल के पहले डायगोनल के एलिमेंट को चेंज कर दिया और दूसरे डायगोनल के एलिमेंट के साइन चेंज कर दिए। सो दिस वाज एडजॉइंट ऑफ ए। इन दोनों इस एडजॉइंट में से ए डिटर्मिनेंट डिवाइड किया तो हमारे पास ए इनवर्स आ गया। उसके बाद फिर हमने बी मैट्रिक्स के साथ उसको मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, और उसकी बेसिस पे हमने कंक्लूड कर दिया कि एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 3 है। कोई भी साइमल्टेनियस इक्वेशन हो जो कि जिसमें 2 वेरिएबल्स हो, आप उसको बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगर इक्वेशन की बात करें तो ये इक्वेशन तो हर जितने भी वेरिएबल्स हो उस पर जस्टिफाई हो जाएगी, लेकिन अगर और 2 से ज्यादा वेरिएबल हो तो एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका थोड़ा सा मजीद कॉम्प्लेक्स है, और वो हम इस लेवल पे अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस मेथड को यूज करके आपसे कहा जाएगा कि आप फाइंड करें वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, तो आप जो है 2 वेरिएबल से ज्यादा आपको क्वेश्चन में नहीं दिए जाएंगे। एक बार और देख लें, यहाँ पे ए
इनवर्स फाइंड किया गया है, हम ए इनवर्स को दोबारा देख लेते हैं। ए इनवर्स क्या था? डिटर्मिनेंट निकालना था। 1 into 4 is 4 और -3 into 2 is -6। तो 4 में से -6 माइनस करेंगे तो एक्चुअली 6 का साइन प्लस हो जाएगा। 4 + 6 is 10। और हमारा, और उसके बाद हमने क्या कहा था? ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो इसीलिए डिटर्मिनेंट को 1/10 लिखा हुआ है, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। एडजॉइंट क्या था? पहले जो पहला जो डायगोनल है, इसके वेरिएबल्स को इंटरचेंज कर ले, यानी 4 1 की पोजीशन पे आ जाएगा, 1 4 की पोजीशन पे आ जाएगा। और दूसरे डायगोनल के एलिमेंट्स का साइन चेंज कर ले, यानी 2 के साथ प्लस साइन था, ये माइनस हो गया, और 3 के साथ माइनस साइन था, ये प्लस हो गया। इस तरह इनवर्स निकाला जाता है। ये जो आपको एग्जाम्पल दी गई है, इसके अंदर इनवर्स निकालना मकसद नहीं है। यहाँ पे आपको एक और प्रॉपर्टी मैट्रिक्स की बता दी गई है कि जब भी किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स आएगा जिसके डायगोनल पे 1 होंगे और वैसे 0 होंगे। और प्रूफ किया गया है। अब इसको यहाँ पे डिवाइड कर लें, ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास आ जाती है 0.4 माइनस 0.2 0.3 0.1। इस मैट्रिक्स को जब आप इस ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 into 0.4 is 0.4, और इसमें आप ऐड करेंगे 0.3 इंटू या 0.3 into 1, तो आपका आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। और इसी तरह फिर 1 into -0.2 का आंसर -0.2 आता है, और 2 into 0.1 का आंसर +0.2 आता है। 2 into 0.1 का आंसर +0.2 आता है, तो इसीलिए वैल्यू 0 आ जाएगी, एंड सो ऑन। अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इनटू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चाहे आप ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें, आंसर आपका हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। यहाँ पे भी आपको प्रूफ किया गया है, हालांकि हमने कहा दो मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर है वो अगर डिफरेंट हो जाए तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट भी डिफरेंट हो जाता है। लेकिन आइडेंटिटी अगर आप इनवर्स पहले रख लें या इनवर्स बाद में रख लें, आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। जैसे हमने पहले देखा था कि किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाता है। इसी तरह किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। ये भी एक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। अभी तक हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखी, हमने उसके बाद मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन डिटेल में देखने के बाद हमने ये देखा कि ए डिटर्मिनेंट क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करते हैं। फिर हमने इनवर्स की बात की और हमने कहा कि इनवर्स फाइंड करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स और एक एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। फिर हमने ये देखा कि डिटर्मिनेंट क्या होता है और हमने ये देखा कि एडजॉइंट क्या होता है। फिर हमने कहा कि अब साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी। बेसिक क्राइटेरिया तो बेसिक मैथ्स वाला ही है कि हमने क्या किया कि इक्वेशन को मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, एक साइड से दूसरी साइड पे लेके गए, यानी मल्टीप्लाई हो रहा था तो वो डिवाइड हो गया, और हमने कहा मैट्रिक्स में डिवाइड ही नहीं होता तो इनवर्स निकालना पड़ेगा। इनवर्स एग्जैक्टली ऐसे निकाला जो इनवर्स का ये वाला फॉर्मूला है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। उसके बाद मैट्रिसेस को हमने सॉल्व कर लिया और हमने प्रूफ कर दिया जो भी वैल्यूज होती हैं ऑफ द वेरिएबल थ्रू मैट्रिसेस। आखिरी चीज जो इस चैप्टर में या हम देखेंगे, अगेन वही देखेंगे लेकिन तरीका डिफरेंट होगा। वो क्या है कि हमने देखा साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कैसे होती हैं थ्रू नॉर्मल मेथड। अब हम इसको देखेंगे थ्रू क्रैमर्स रूल। मैंने आपसे कहा कि अगर ये वाला अप्रोच आप अप्लाई करेंगे तो पेपर के अंदर जो है 2 वेरिएबल से ऊपर की इक्वेशन नहीं आएगी, क्योंकि 3 वेरिएबल का एडजॉइंट फाइंड करना इससे फर्दर कॉम्प्लेक्स होता है और वो मैं इस लेवल पे डिस्कस नहीं करूंगा।
अगर थ्री वेरिएबल्स की इक्वेशन आ जाए, यानी कि यहाँ पे 2x प्लस वाई प्लस जी हो जाए और यहाँ पे 5x प्लस 2y प्लस 5z हो जाए लेट से, तो थ्री वेरिएबल की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ऐसा नहीं है कि हम अपने कोर्स में सीखेंगे नहीं, इस मेथड से नहीं सीखेंगे, बल्कि एक और रूल है जिसको हम क्रैमर्स रूल कहते हैं, हम वो अप्लाई करेंगे। और क्रैमर रूल कहता क्या है? क्रैमर रूल कहता है कि सबसे पहले तो आप मैट्रिक्स को इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, सॉरी, इक्वेशन को मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, उसका डिटर्मिनेंट ले लें, उसके बाद जिस वेरिएबल को फाइंड करना है उस जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसको, उस जो एक्स की रो है उसको आंसर से रिप्लेस कर दें, फिर डिटर्मिनेंट ले लें, तो जो आंसर आएगा वो आपको वैल्यूज फाइंड करके देगा। आगे हम देखते हैं तो बहुत ये इस तरह से मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करना कंपैरेटिवली बहुत आसान काम है। हमने करना क्या है, इक्वेशन से देख लेते हैं, क्लियर ज्यादा आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले आपने काम क्या करना है, जो आपने नॉर्मल मैट्रिक्स में किया था, कि इसका एक मैट्रिक्स बना दें। क्या मैट्रिक्स बनता है? 2 और -3, और दूसरी इक्वेशन से इक्वेशन क्या आती है? 3x प्लस वाई से 3 और 1। मैट्रिक्स बना लिया। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? 2 इंटू 1 इज 2, माइनस -3 इंटू 9, जो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 1। अब x फाइंड करने के लिए मैंने क्या करना है, मैंने ये जो पहली रो है ये x की वैल्यू शो करती है। आप देख सकते हैं कि बेसिकली पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है और दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है। तो मैं जो x फाइंड करने के लिए क्या करूंगा कि ये जो पहला कॉलम है इसको रिप्लेस कर दूंगा रिजल्टेंट से, यानी कि 7 और 5 मेरे रिजल्ट्स है ना, तो 2 और 3 को मैं रिप्लेस कर दूंगा 7 और 5 से, जो भी मेरा कह ले के एक्स मैट्रिक्स था, सॉरी एक्स कह रहा हूं बी मैट्रिक्स था जो हमने पहले एग्जांपल्स देखी है। एक बार ये रिप्लेस हो गया, उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लूंगा। 7 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें से माइनस कर दूंगा, -3 इंटू 5। ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही प्रोसेस है जिस तरह डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अब अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को जो D1 है इसको मैं D1 कह दूंगा, अगर तो मैं D1 को ओरिजिनल डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो x की वैल्यू है। और y की वैल्यू के लिए मैं क्या करूंगा, अगर यही ऑपरेशन मैं इस मैट्रिक्स में पहले x की वैल्यूज की जगह y की वैल्यूज को रिप्लेस कर दूं, यानी कि 7 और 5 बेसिकली -3 और 1 की जगह रिप्लेस कर दूं, 2 3, और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लूं, तो इसका जो डिटर्मिनेंट आया है इसको अगर मैं ओरिजिनल डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दूं तो y की वैल्यू आ जाएगी। और दिस इज कॉल्ड क्रैमर्स रूल। x क्या है कि अगर x वाली रो को मैं आंसर वाले, यानी कि जो बी मैट्रिक्स था उससे रिप्लेस कर दूं और डिटर्मिनेंट फाइंड करूं, और ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दूं, तो वैल्यू आएगी x, तो वो x की वैल्यू आ जाएगी। और इसी तरह अगर मैं y वाले कॉलम को रिप्लेस कर दूं और डिटर्मिनेंट फाइंड करूं और उसको ओरिजिनल डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दूं, तो फिर जो वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू आएगी और आंसर आपके सामने है। इसी तरह इक्वेशंस कोई भी आपकी सॉल्व हो सकती है। सिर्फ आपने करना क्या है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है सबसे पहले, उसके बाद उसी डिटर्मिनेंट का के अंदर रो को रिप्लेस कर देना एक पर्टिकुलर वेरिएबल की, पहले पहले वेरिएबल की रिप्लेस करनी है, फिर दूसरे, सॉरी, कॉलम को रिप्लेस करना है, पहले पहले वेरिएबल का रिप्लेस करना है, फिर दूसरे वेरिएबल का रिप्लेस करना है, उनके डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं, और उनके जो डिटर्मिनेंट्स हैं उसको ओरिजिनल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर जो आएगा उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू होगी। एग्जैक्टली यही चीज जब आप 3 बाय 3 मैट्रिक्स में करेंगे तो उसके अंदर भी आपका आंसर आ जाएगा।
इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ये है कि 3 by 3 मैट्रिक्स में आपने डिटर्मिनेंट भी 3 by 3 मैट्रिक्स की तरह ही फाइंड करना है। यानी कि हमने किस तरह फाइंड किया था, हमने रो से एक्सपेंड किया था। हमने क्या किया था, अगर मैं फर्ज करें पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहा हूं, तो मैं इसी मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर लूंगा, इन इस इक्वेशंस को कन्वर्ट कर लूंगा मैट्रिक्स में। कैसे, 5 2 5 5 2 5 -1 3 -2 -1 3 -2। यहाँ पे y के साथ माइनस है और कोफिशिएंट नहीं है, तो जिसके साथ कोफिशिएंट नहीं होता उसको 1 हम कंसिडर करते हैं। और z के कोफिशिएंट्स क्या है, 4 5 6 4 5 6। सबसे पहले हम क्या करते थे, पहले भी हमने जो इससे पहले स्टेप में 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन में देखा कि सबसे पहले हम ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया, इससे अगर एक्सपेंड करें तो 5 और 3, 5 से एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास बचे हुए कौन से, ये हैं, यानी कि 3 × 6 -5 × -2, सो 18 + 10। पहले वाले के साथ साइन प्लस होता था, दूसरे के साथ माइनस होगा। इस केस में -1 है तो इसलिए प्लस हो गया। इसकी रो और इसके कॉलम को इग्नोर किया, हमारे पास आ गया 2 × 6 -5 × 5 विच इज 25, 12 - 25। और उसके बाद थर्ड एलिमेंट की रो और कॉलम को इग्नोर किया, तो 2 × -2 इज -4 -5 × 3 विच इज -15। सॉल्व करके इसका डिटर्मिनेंट आ गया विच इज 51। अब मैंने क्या करना है कि पहले कॉलम को रिप्लेस कर देना है जो इक्वल के साथ जो मैट्रिक्स बन रहा है, यानी कि 5 2 और -1। इसको मैं D1 कह लूंगा। इस केस में मैट्रिक्स वही है, सिर्फ पहला कॉलम रिप्लेस हो गया, 5 2 5 था, रिप्लेस होके 5 2 1 से रिप्लेस हो गया। सेम प्रोसेस डिटर्मिनेंट का मैं इस पे अप्लाई करूंगा और D1 की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। पहले रो से एक्सपेंड करेंगे, 5 का रो और कॉलम को एक्सक्लूड कर दें तो 3 × 6 इज 18 और -2 × 5 इज 10, और ये आपस में माइनस हो रहा है तो साइन प्लस हो जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले का साइन प्लस था तो दूसरे का साइन माइनस हो जाएगा, और ये माइनस ऑलरेडी था तो माइनस इंटू माइनस इज प्लस। इसके कॉलम और इसके रो को इग्नोर कर देते हैं, 2 × 6 इज 12, -1 × 5 इज -5, और ये आपस में माइनस हो रहे हैं इसलिए अगेन प्लस साइन आ गया। और फिर थर्ड एलिमेंट को यूज कर रहे हैं जब, तो इसका साइन प्लस हो जाएगा, और इसकी रो और इसके कॉलम को इग्नोर कर रहे हैं तो 2 × -2 इज -4, -1 × 3 जो कि प्लस हो जाएगा, और आंसर माइनस, जो इसको सॉल्व करके जो आंसर्स आएंगे एक्चुअली D1 की वैल्यू 153 आ जाएगी। पहले हमने ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, फिर हमने पहला यानी कि x की वैल्यू वाले कॉलम को रिप्लेस कर दिया जो इक्वेशन के राइट साइड पे वैल्यूज थी। अब हम इसी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स में पहला कॉलम नहीं रिप्लेस करेंगे बल्कि दूसरा कॉलम रिप्लेस करके फिर डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, जिसको हम D2 कह देंगे। इस केस में सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर दिया है, यानी कि जो -1 3 और -2 वाला कॉलम था इसकी जगह 5 2 और -1 की वैल्यू पुट कर दी, और डिटर्मिनेंट एग्जैक्टली वैसे फाइंड किया जैसे हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखा, कि पहले रो से एक्सपेंड करेंगे, 5 सबसे पहले यूज करेंगे, इसके कॉलम और रो को इग्नोर कर देंगे, 2 × 6 इज 12, -1 × 5 इज -5, और ये आपस में माइनस हो रहे हैं, साइन प्लस हो जाएगा, तो वी कैन से 5 × 12 + 15। फिर हम सेकेंड एलिमेंट पे आएंगे, इसके साथ पहले प्लस साइन यूज किया था, अब माइनस साइन यूज करेंगे। यहाँ पे आई थिंक एक गलती है, क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस होना चाहिए। यहाँ पे एग्जैक्टली साइन माइनस होना चाहिए, तो आप देख लीजिएगा, जो भी गलती है उसको आप इग्नोर कीजिएगा, और आपने यहाँ पे माइनस साइन ही यूज करना है। और फिर आप इसको इग्नोर करेंगे, 2 × 6 इज 12, और -5 × 5 इज, sorry, 5 × 5 is 25, और again that is minus।
और इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे। जो भी डिटर्मिनेंट का आंसर आता है, इस केस में शायद आंसर ठीक ना आया क्योंकि गलती हुई हुई, लेकिन आपने उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस बार आपने ओरिजिनल मैट्रिक्स की थर्ड कॉलम को रिप्लेस करना है टू द रिजल्टेंट मैट्रिक्स, यानी कि 4 5 और 6 को रिप्लेस कर देंगे 5 2 और 1 से, और फिर डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे और D3 आपका आंसर आ जाएगा। और क्रैमर रूल क्या कहता है, x की वैल्यू इक्वल होती है D1 को D से मल्टीप्लाई कर दें, यानी D1 जो मैट्रिक्स था उसका जो रिजल्ट आया है, सॉरी D1 जो डिटर्मिनेंट था उसका जो रिजल्ट आया है टू द डिटर्मिनेंट ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स, आंसर इज 3। इसी तरह y को D2 से डिवाइडेड बाय d करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और D3 डिवाइडेड बाय d करेंगे तो आपकी d की वैल्यू आ जाएगी। एंड दिस इज हाउ यू विल सॉल्व यूजिंग द ग्रामर्स रूल। सो आज का लेक्चर डेफिनेटली थोड़ा लेंथी था और स्लाइटली कॉम्प्लेक्स रहा होगा पिछले लेक्चर से, बट ट्राई टू लिसन टू इट केयरफुली बिकॉज ये रिकॉर्डेड है, तो आप इसको मल्टीपल टाइम्स सुन सकते हैं और आपने अपने बुक से कोई भी वैल्यूज निकाल के या किसी भी इक्वेशन को बुक से लेके उसको इसी मैकेनिज्म से सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। आप किसी भी वेरिएबल को यूज कर लें, वो सॉरी किसी भी मेथड को यूज कर लें, चाहे आप इस मेथड को यूज कर लें जिसको हमने क्रैमर्स रूल कहा, या आप पहले वाले मेथड को यूज कर लें जिसके अंदर आप पहले इनवर्स निकाल लें ए मैट्रिक्स का और उसके बाद बी से मल्टीप्लाई करें और आप एक्स वाई इवन जी की वैल्यू भी उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि 3 by 3 का एडजॉइंट अभी हमने नहीं सीखा, तो आप अगर 3 by 3 का मैट्रिक्स हो तो उसको सॉल्व करने के लिए क्रैमर रूल यूज कीजिएगा। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। मैट्रिसेस की डिस्कशन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, एंड ऑफ कोर्स जो भी आपके क्वेश्चंस हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।